हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी टर्म 2 के सेट 2 को देखेंगे। हमारे यहाँ क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी विषय का नोट्स अवेलेबल होगा, जो पीडीएफ के थ्रू से प्राप्त हो जाएगी। तो पीडीएफ के थ्रू से प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देर न करें, डीसी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी टर्म 2 के सेट 2 को देखेंगे और इन्हें बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो आप इस गद्यांश को पढ़ लें और हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन, निम्न शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। क नंबर आसमान, ख नंबर विश्व। तो इसका आंसर होगा आसमान का पर्यायवाची शब्द, जैसे आकाश, नभ, गगन, अंबर। आसमान को आकाश भी बोला जाता है, नभ भी बोला जाता है, गगन भी बोला जाता है और अंबर भी बोला जाता है। विश्व का पर्यायवाची शब्द, विश्व को हम लोग दुनिया भी कहते हैं, संसार, जग, जगत आदि के नाम से जानते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे। तो इसका सही जवाब होगा मातृभूमि की रक्षा। हमारा तीसरा क्वेश्चन, हम सभी किसके साधक हैं। इसका आंसर होगा हम सभी जंग के साधन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड ख में हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर हमें संक्षेप में देना है। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से हमें 4 प्रश्न को बनाना है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक अंकित हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1, मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है, उनका उल्लेख करें। तो इसका सही जवाब होगा बादलों के आने पर प्रकृति की निम्नलिखित क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है। पॉइंट 1, बादल में मेहमान की तरह बन ठन कर सज धज कर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, उसके आगमन की सूचना देते हुए आगे आगे ब्यार चलती है। पॉइंट 3, उनके आगमन की सूचना पाते ही लोग अतिथि तत्कार के लिए घर के दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं। पॉइंट नंबर 4, वृक्ष कभी गर्दन झुकाकर तो कभी उठाकर उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, आंधी के आने से धूल का घाघरा उठाकर भागना। पॉइंट नंबर 6, प्रकृति के अन्य रूपों के साथ नदी ठिठक गई तथा घूंघट सरकाकर आंधी को देखने का प्रयास करती हैं। पॉइंट नंबर 7, सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर आंधी का स्वागत करता है। क्वेश्चन नंबर ख, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। इसका सही जवाब होगा कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण इसकी स्वतंत्रता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती हैं, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर गौ। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? इसका सही जवाब होगा मैना की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे 1 नंबर, मैना एक वाक चतुर बालिका थी। पॉइंट 2, उसके मन में अपनी पैतृक धरोहर के प्रति सम्मान की भावना थी। पॉइंट नंबर 3, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, वह साहसी थी। पॉइंट नंबर 4, उसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल थी। पॉइंट नंबर 5, मैना बहुत भावुक थी, तभी मकान गिर जाने पर उसका मन दुखी हो जाता है। हम मैना की इन सारी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। उसकी यह विशेषताएं उसे औरों से अलग बनाती हैं। इन गुणों से युक्त मनुष्य जीवन पथ पर कभी असफल नहीं होता है। उसे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती हैं। अतः हम उसके इन गुणों को आत्मसात करके देश तथा परिवार का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन घ नंबर, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी मां के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब होगा लेखिका की माता सुसंस्कृत एवं सभ्य विचारों से संपन्न महिला थी, जो पूजा पाठ एवं नैतिक आचार विचार से संपन्न थी। उन्होंने लेखिका को भी नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने हेतु प्रेरित किया। वे लेखिका को विदुषी मानना चाहती थी, क्योंकि स्वयं वे भी लेख लिखा करती थी। संगीत विद्या का भी उन्हें ज्ञान था, क्योंकि वह मीरा के पद विशेष रूप से गाया करती थी। इसके उनकी संगीत के प्रति रुचि एवं ईश्वर प्रेम का पता चलता है। वे प्रातः समय ईश्वर भक्ति के भजन गाया करती थी। संध्या समय भी ईश्वर पूजा के नाम पर मीरा के पद दोहराया करती थी। अपनी माता से सीखते हुए लेखिका ने भी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर उंग, ब्रज भूमि के प्रति कवि रस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बनने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पंछी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रज भूमि में रहना चाहता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। इसका सही जवाब होगा लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो कोई किसी की भाषा उर्दू थी। वहाँ कुछ मराठी लड़की भी थी जो आपस में मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियाँ आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियाँ बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें से हम लोगों को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आज हम लोग तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ देंगे। आप एग्ज़ाम में ऐसा रहे तो 2 ही प्रश्नों का उत्तर दें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक अंकित हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इसका सही जवाब होगा पूरे टिहरी शहर को सिर्फ वही माटी देती आ रही थी। उसका घर शहर से दूर था, जिस कारण वह
प्रातः काल निकल जाती थी। वहाँ पूरा दिन माटी खान से माटी खोदती व शहर में विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक माटी को पहुँचाती थी। माटी ढोते ढोते उसे रात हो जाती थी। इसी कारण उसके पास समय नहीं था कि अपने अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में सोच पाती, अर्थात उसके पास समय की कमी थी जो उसे सोचने का भी वक्त नहीं देती थी। हमारा अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका सही जवाब है, हालांकि इस नाटक के ज़्यादातर संवाद राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के हिस्से आए हैं, लेकिन पूरा नाटक उमा के इर्द गिर्द घूमती है। शुरू की सारी तैयारी उमा की शादी तय करने के लिए होती है। नाटक का अंत भी उमा के मुखर विरोध से होता है, इसलिए उमा ही इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। माटी वाले का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका सही जवाब है, यहाँ माटी वाले की दरिद्रता का पता चलता है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती है। लोगों द्वारा रोटी दिए जाने पर वह पूरा हिसाब लगा लेती हैं ताकि वह दोनों के खाने का प्रबंध कर सकें, फिर चाहे वह आधा पेट ही भोजन क्यों न हो। हमारा अगला क्वेश्चन खंड गौ रचना है, जिनमें हमें एक 5 वाला क्वेश्चन है। हमारा छठा क्वेश्चन, अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें। तो हम लोग इसे बनाते हैं। सेवा में श्रीमान नगर प्रबंधक, नगर निगम धनबाद। विषय मोहल्ले में साफ सफाई के संबंध में। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि हम बलियापुर के निवासी गंदगी भरे वातावरण में रहने को विवश हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है, नालियों में पानी सड़ रहा है। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। यदि किसी दिन कोई सफाई कर्मचारी आता भी है तो वह पेड़ के नीचे बैठकर चला जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र गंदगी का ढेर बना हुआ है। मच्छरों का प्रकोप होने के कारण घर घर में मलेरिया और डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। बलियापुर क्षेत्र में इतनी गंदगी देखकर शर्म आ रही है। नगर निगम से मेरा यह निवेदन है कि जल्द से जल्द आप हमारे क्षेत्र में आकर निरीक्षण करें और उचित सफाई की व्यवस्था करवाएं। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। समस्त निवासीगण, वार्ड संख्या 2, मोहल्ला पहाड़पुर, शहर धनबाद, दिनांक 22/6/2022। अथवा हमारा अगला क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखें। तो पत्र शुरू करते हैं। सारे ढेला धनबाद, 16 जून 2022। विषय अपने छोटे भाई को उसकी परीक्षा में सफलता पर बधाई पत्र। प्रिय अनुज, तुम्हारा पत्र मिला जिससे तुम्हारे शानदार परीक्षा परिणाम के बारे में ज्ञात हुआ। यह सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई की, इसलिए तुम्हें यह इनाम मिला है। प्रतियोगिता में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने परिश्रम से अपने घर परिवार और माता पिता का नाम रोशन करोगे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको भविष्य में भी इसी प्रकार सफल बनाएं। आशा है आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगे। मैंने यह खुशखबरी माता पिता को भी दी है।
मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम इससे भी अधिक सफलता प्राप्त करोगे। एक बार फिर से तुम्हारी इस सफलता पर तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा बड़ा भाई देव महतो। हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें बिरसा मुंडा पर एक निबंध लिखना है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही सम्मानित होता है। अपने सुकर्मों के बल पर वह भगवान की तरह ही पूजे भी जाने लगता है। बिरसा मुंडा भी अपने सुकर्मों के द्वारा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उनके माता पिता फसल बटाईदार थे। बिरसा मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने अपना बचपन चलकद गांव में बिताया। वे मजबूत कद काठी के थे। वे पढ़ाई में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने कुंडी बारटोली से निम्न प्राथमिक परीक्षा पास की। उन्होंने चाईबासा के एक मिसल विद्यालय में भी पढ़ाई की। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गोरपेड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। उनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। उन दिनों जर्मन और रोमन कैथोलिक का विरोध बढ़ रहा था। बिरसा भी इससे प्रभावित हुए। वे विरोध में शामिल हो गए। अंग्रेज जनजातीय कृषि प्रणाली को सामंती शासन में बदलना चाहते थे। वे आदिवासियों की ज़मीनों को हथियाना चाहते थे। आदिवासी लोग गरीब और शक्ति के अभाव के कारण उन्हें नहीं रोक पाए। बिरसा और कुछ अन्य मुंडा लोगों ने उनके विरोध लड़ने का निर्णय लिया। वे भूमि का वास्तविक अधिकार मुंडा लोगों को दिलवाना चाहते थे। इसने अनेक विद्रोह को उत्पन्न किया। आदिवासी गरीब और अशिक्षित थे। बिरसा ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। वे अन्याय के विरुद्ध उन्हें खड़ा करना चाहते थे ताकि उन्हें अपना हक मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन, अथवा खेल कूद का महत्व। खेल कूद का महत्व में एक निबंध बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और तनाव हैं। लोग विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे रहते हैं। खेल कूद हमें इन परेशानियों, तनावों एवं चिंताओं से मुक्त कर देती है। खेल कूद को जीवन का आवश्यक अंग मानने वाले जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में सक्षम होती हैं। संत रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि ईश्वर ने संसार की रचना खेल खेल में ही की है, अर्थात परमात्मा को खेल बहुत पसंद है। तो फिर परमात्मा की कृति मनुष्य खेलों से क्यों दूर रहे? खेल खेल कर ही लोग जान सकते हैं कि जीवन एक खेल है। जीवन को बहुत गंभीर और तनाव युक्त नहीं बनाना चाहिए। सभी हंसते खेलते जिए तो संसार की बहुत सी परेशानियां मिट जाएं। अतः जीवन में खेल कूद का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन, विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। तो एक मित्र अर्जुन है तो दूसरा मित्र अंकुर है। इसके बीच का संवाद को देखते हैं। अर्जुन, हे अंकुर, आज तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो? समय तो हो गया है। अंकुर, हाँ मित्र, आज दोपहर के बाद हमारे विद्यालय में साइकिल वितरण होने वाला है, इसलिए मैं देर से जाऊंगा।
अर्जुन, आज तुम्हारे विद्यालय में साइकिल वितरण है, तब तो वहाँ बड़ी रौनक होगी। वहाँ कौन कौन उपस्थित होगा? अंकुर, इस उत्सव के माहौल में सभी छात्र छात्राएं तथा शिक्षक वहाँ उपस्थित होंगे। अर्जुन, अंकुर, क्या तुम्हें भी साइकिल मिलने वाला है? अंकुर, नहीं, मैं तो बस विद्यालय का समारोह देखने के लिए जाऊंगा। अर्जुन, चलो मित्र, हम दोनों चलते हैं, मुझे भी विद्यालय का यह समारोह देखना है। दोनों मित्र विद्यालय जाते हैं। अंकुर विद्यालय पहुंचकर, यह हमारा विद्यालय है। यहाँ उत्सव की तैयारी में शिक्षकों के साथ साथ अन्य कर्मचारी तथा कुछ छात्र छात्राएं लगे हैं। अर्जुन, ऐसा लगता है कि समारोह प्रारंभ होने वाला है। आज के सभा अध्यक्ष कौन होंगे? अंकुर, सभा अध्यक्ष हमारे शिक्षक निदेशक होंगे। वे अभी आने वाले हैं। शिक्षा निदेशक महोदय आ जाते हैं, तभी समारोह प्रारंभ हो जाती है। अर्जुन, है मित्र, आज उत्सव का कैसा कार्यक्रम है? अंकुर, हाँ मित्र, आज यहाँ हमारे विद्यालय में बहुत सुंदर माहौल है और सभी छात्र छात्राएं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, दिवाली के त्यौहार की तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच के संवाद को लिखें। अब हम दीपावली के त्यौहार के मौसम में माँ और बेटी के बीच संवाद को लिखते हैं और देखते हैं। माँ, बेटी, दिवाली कितना अच्छा त्यौहार है। बेटी, हाँ माँ, सब त्योहारों में से मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। माँ, बेटी, मुझे इस त्यौहार के बारे में एक सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इस दिन सबके घर में दिए जलते हैं और चारों ओर रोशनी होती है। बेटी, मुझे तो दिवाली के दिन पटाखे जलाने में बहुत मज़ा आता है। माँ, हाँ, पर पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर पटाखों के कारण लोगों को चोट लगने की सूचनाएं मिली हैं। बेटी, मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि पटाखों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होती है। माँ, इसलिए हम इस साल सिर्फ दिए और मोमबत्तियाँ जलाकर दिवाली मनाएंगे। बेटी, ठीक है माँ, मैं भी इस बार पटाखे नहीं जलाऊंगी और सिर्फ सबको मिठाइयाँ बांटकर त्यौहार मनाऊंगी। तो इसी तरह का तरह तरह का प्रश्न के आंसर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी इस चैनल में नए नए वीडियो आता रहे आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त होता रहे। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आप सभी को इसी तरह के नोट्स प्राप्त करना है, अगर PDF में प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ जाके हमें मैसेज कर सकते हैं या YouTube में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।